लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। नमस्कार दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित आज के इस अंक में मैं लेकर आया हूं 16 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और ये प्रश्न पिछले वर्षों में कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित इस सीरीज का यह 17वां भाग है। पिछले 16 वीडियोज में हमने कुल 351 प्रश्न हल किए हैं। उन सभी वीडियोज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। आप उनके लिंक पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। आज की वीडियोज में जितने भी प्रश्न हैं ये प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक बिना स्किप किए देख लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण में निम्न में से केंद्रीय एजेंसी कौन सी थी? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी जिसे शॉर्ट में NCF कहते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसका गठन 2005 में किया गया था। यहाँ पर 4 विकल्प हैं, NCERT, CBSE, UGC या NCTE। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, NCERT केंद्रीय एजेंसी थी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण में। और आपको ध्यान दिला दूं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की कार्यकारिणी ने 14 एवं 19 जुलाई 2004 की बैठकों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को संशोधित करने का निर्णय लिया था। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया था, जिनकी अनुशंसा पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का निर्माण किया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं, लेकिन यदि आप इसे समझ चुके हैं तो आसानी से आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा 1 व 2 के बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन को निम्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों में एकीकृत करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 1 गणित में, भाषा में, 1 व 2 दोनों में, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1 व 2 दोनों में, अर्थात गणित व भाषा दोनों में। आपको ध्यान में रहना चाहिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा 1 तथा 2 के बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी EVS, ठीक है, को गणित और भाषा के अंतरंग भाग की तरह समझाया जाना चाहिए। बच्चों को ऐसी गतिविधियों में लगाया जाना चाहिए कि वे अपने भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के माध्यम से वातावरण को समझ सकें। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा, गणित में, भाषा में, दोनों में। ठीक है, आप इसे समझ चुके होंगे। अच्छे से प्रश्नों को हल कर लीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार अध्यापक का दायित्व है। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बढ़ावा देने वाला, सत्ता दिखाने वाला यह नहीं है, निरपेक्ष भाव वाला यह भी नहीं है, अधिनायकवादी सोच वाला यह तो नहीं हो सकता। प्रश्न का सही उत्तर होगा बढ़ावा देने वाला। तो NCF 2005 के अनुसार अध्यापक का दायित्व बढ़ावा देने वाला है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अंतर्गत अध्यापक राष्ट्र का मार्गदर्शक एवं स्वस्थ परंपराओं का नियामक होता है।
अध्यापक का कर्तव्य विद्यार्थियों के अंदर केवल शब्द ज्ञान भरना ही नहीं बल्कि उसे नैतिकता एवं उसके कर्तव्यों का बोध कराना भी है। इसके अतिरिक्त अध्यापक का कार्य छात्रों को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए या कहें अधिगम के लिए बढ़ावा देना और सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करना भी होता है। तो इसके अंतर्गत टीचर्स को एक गाइड यानी सहायक या कहें मददकर्ता के रूप में समझा गया है। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में सिटिंग प्लान के लिए सर्वोत्तम मानदंड क्या हो सकता है? आप किसी क्लास में सिटिंग प्लान कर रहे हैं कि बच्चे कैसे बैठेंगे करके, तो इन चारों में से कौन सा सर्वोत्तम मानदंड हो सकता है? पहला, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, यह तो नहीं हो सकता है। विद्यार्थियों के साथ वैयक्तिक संबंध, यह भी नहीं हो सकता। व्यक्तिगत संबंध इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। बच्चों की लंबाई तथा दृष्टि की तीव्रता, बुद्धि तथा अभिप्रेरणा स्तर, उपरोक्त दो नहीं है, इन दो में से एक सही उत्तर होगा। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की लंबाई तथा दृष्टि की तीव्रता। इसके अनुसार आप किसी कक्षा में सिटिंग प्लान के लिए सर्वोत्तम मानदंड अपना सकते हैं। और आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से सिटिंग प्लान करने में आप कम लंबाई वाले बच्चों को आगे की बेंच पर तथा अधिक लंबाई वाले बच्चों को पीछे वाली बेंच पर बिठा सकते हैं। इसी प्रकार कम दृष्टि वाले यानी कम देखने वाले, कम तीक्ष्णता वाले बच्चों को आगे की बेंच पर आप बैठाने की प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी जिनकी आई साइट अच्छी है उन्हें पीछे और जिनकी कम है उन्हें आगे बिठा सकते हैं और लंबाई के अनुसार आप बच्चों को क्लास में बैठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है? अनुच्छेद 28 नहीं है, अनुच्छेद 30 नहीं है, अनुच्छेद 31 नहीं है। प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 29। ध्यान में रख लीजिए। और आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 29 के भाग 2 में किसी नागरिक को किसी शैक्षणिक संस्था जो कि राज्य द्वारा संचालित हो, प्रतिबंधित हो या अनुदानित हो में प्रवेश हेतु धर्म, नस्ल, जाति या भाषा अथवा इनमें से किसी एक आधार पर रोका नहीं जाएगा। इस प्रकार प्रावधान किया गया है। यानी आप अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किसी भी बच्चे को उसकी जाति, उसके धर्म, उसकी नस्ल या भाषा के आधार पर प्रवेश लेने से नहीं रोक सकते। और अनुच्छेद 30 में क्या प्रावधान है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति होंगे, इस समुदाय के लोग होंगे, वह अपने व्यक्तिगत धार्मिक स्तर पर अपने शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 29 ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है देख लीजिए। राजकीय विद्यालय में अधिकांश विद्यार्थी ड्रॉप आउट इसलिए होते हैं क्योंकि ये विद्यालय, ड्रॉप आउट का मतलब होता है विद्यालय छोड़ देना, ठीक है, जिसे हिंदी में अपव्यय कहते हैं। अपव्यय अंग्रेजी में ड्रॉप आउट कहते हैं, जिसमें बच्चा स्कूल छोड़ देता है। तो राजकीय विद्यालयों में अधिकांश विद्यार्थी ड्रॉप आउट इसलिए होते हैं क्योंकि ये विद्यालय विद्यार्थियों की रुचि को कायम नहीं रख पाते, पर्याप्त मात्रा में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप नहीं करवा पाते हैं, पाठ्यचर्या में पर्याप्त विविधता नहीं रखते हैं, बच्चों को आर्थिक सहायता नहीं दे पाते। ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि सरकारी विद्यालयों में आर्थिक सहायता के तौर पर MDM है यानी मिड डे मील है, छात्रवृत्ति है और कई सारी स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है। ऑप्शन नंबर 4 ऑलरेडी नहीं होगा, इन तीनों में से एक होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर, बताइए आपके अनुसार क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों की रुचि को कायम नहीं रख पाते इसलिए विद्यार्थी ड्रॉप आउट करते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। और आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने
12वीं तक के स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का आंकड़ा देश भर में जुटाया था, तो उसमें उत्तर भारत में ड्रॉप आउट के मामले में सबसे ज़्यादा था उत्तर प्रदेश में, फिर जम्मू कश्मीर में, और उत्तराखंड इसमें तीसरे नंबर पर था और पंजाब था चौथे नंबर पर। ठीक है, तो उत्तराखंड तीसरे नंबर पर था। तो बच्चे ड्रॉप आउट इसलिए करते हैं सरकारी स्कूलों से क्योंकि इन विद्यालयों में विद्यार्थियों की रुचि को कायम नहीं रख पाते। किस प्रकार के बच्चे हैं उनके अनुसार हो सकता माहौल ना मिले तो बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से पहला वाला सही होगा। और भी कई कारण होते हैं, कई प्रकार के कारण होते हैं ड्रॉप आउट करने के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA शुरू किया गया था। SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था 1998 नहीं, 1996 नहीं, 2005 नहीं। सही उत्तर है 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको यहाँ पर ध्यान दिला दूं कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001-2 में शुरू किया गया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। NDA की सरकार देश में सत्तारूढ़ थी और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। साथ ही सर्व शिक्षा अभियान जीवन कौशल सहित गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना भी इसका एक मकसद था। ठीक है, ध्यान में रखिए। तो 2001-2 में ये शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना मतलब ड्रॉप आउट या ड्रॉपिंग आउट होने का मतलब क्या है? स्कूल में अनियमित आना, यह तो नहीं है। वर्ग में ट्रू ऑन्ट खेलना, यह भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं होगा। सही उत्तर है स्कूल हमेशा के लिए छोड़ देना। इसे कहते हैं ड्रॉप आउट या ड्रॉपिंग आउट, और हिंदी में इसे कहेंगे अपव्यय। यह आपको ध्यान में रखना है और इस प्रकार के प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं कि हिंदी में इसे अपव्यय कहते हैं। तो अपव्यय से बालक पर खर्च किया गया धन, समय और श्रम बेकार चला जाता है। जब बच्चा ड्रॉप आउट करता है या अपव्यय करता है, स्कूल छोड़ता है, तो उस बच्चे पर खर्च किया गया धन, समय और श्रम बेकार चला जाता है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अपव्यय का विचार सर्वप्रथम हार्ट्रॉन्ग समिति ने दिया था। हार्ट्रॉन्ग समिति ने सबसे पहले अपव्यय या ड्रॉप आउट का विचार दिया था। ध्यान में रखिए। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, हमेशा के लिए स्कूल छोड़ देना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्न में से क्या करना चाहिए? प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। शैक्षिक गतिविधियों यानी एजुकेशनल एक्टिविटीज पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए टीचर्स को निम्न में से क्या करना चाहिए? नंबर 1, कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं व समय सारणी लागू करें। मूल विषयों में प्रति सप्ताह कम से कम 2 बार गृह कार्य दें। विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले नए विषयों को पढ़ने के लिए कहें। नई सामग्री या कहें नई विषय सामग्री को प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें। अब आप चारों ऑप्शन को पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, यानी टीचर्स उसके लिए प्लानिंग करें, टीचिंग करें यानी पढ़ाएं, और टाइम टेबल यानी समय सारणी लागू करें। तो इसके अनुसार आप विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ा सकते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? योजना बनाओगे, पढ़ाओगे और समय सारणी लागू करोगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अवश्य ही वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट कीजिए सब्सक्राइब बटन को, साथ में प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पर आ सके। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा या सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा की पढ़ाई को बल दिया जाना चाहिए। ध्यान से प्रश्नों को समझ लीजिए।
NCF 2005 में यह अनुशंसा या सिफारिश या कहें रिकमेंडेशन की गई है कि हायर प्राइमरी लेवल की कक्षाओं की पढ़ाई को बल दिया जाना चाहिए। कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए, पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक पदों को याद करने के लिए, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, या परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए। तो ये तो नहीं हो सकता। नीचे के 3 ऑप्शन नहीं हैं। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करना। उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में इस पर बल दिया गया है NCF 2005 में। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कक्षा की पढ़ाई होती है उसे विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ने का मतलब है उसे सामाजिक जीवन से जोड़ना, व्यवहारिक जीवन से जोड़ना और अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक अनुभव से उससे संबंधित करना, उसे कोरिलेट करना, ताकि बच्चा व्यवहारिक जीवन में किसी प्रकार की मुसीबत आए तो उससे आसानी से हल कर सके। अगला प्रश्न है, मध्याह्न अल्पाहार यानी MDM अर्थात मिड डे मील कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं। निम्न में से कौन सा इनमें या इसमें से एक नहीं है? प्रश्न में क्या पूछा गया है? नहीं है, ध्यान से देखिए। तो MDM यानी मिड डे मील अर्थात मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रभाव हैं। तो इनमें से कौन सा एक नहीं है? निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, यह तो सही है। इसके माध्यम से स्कूलों में जो गरीब परिवारों के बच्चे थे उनके नामांकन या पंजीकरण में वृद्धि हुई है। जाति पूर्वाग्रह या जाति पक्षपात में कमी आई है, बिल्कुल सही। बच्चे साथ में खाना खाते तो इसकी वजह से जो जातिवाद की भावना थी, जाति पक्षपात की भावना थी, उसमें कमी आई है। अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि वे खाली पेट नहीं हैं। ये भी सही है कि जो बच्चे खाना नहीं खा पाते थे, गरीब की वजह से निर्धन थे, तो वो पढ़ाई कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। यह इसका सकारात्मक प्रभाव नहीं है। ऐसा कुछ भी इसके अंतर्गत नहीं हुआ है। बाकी नीचे के 3 ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा गया है नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल, जो स्टूडेंट्स है उसका स्कूल लाइफ का मेल किससे होना चाहिए? शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए? नहीं। कक्षा के जीवन के साथ होना चाहिए? नहीं। किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए? नहीं। बल्कि बाहर के जीवन के साथ जुड़ा होना चाहिए। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। तो NCF 2005 में यह प्रावधान किया गया है कि कक्षा के जीवन को बाहर के जीवन के साथ जुड़ा होना चाहिए। ठीक है। इसके अतिरिक्त पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो और पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से हो कि उससे बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर प्रदान किए जा सकें और पाठ्य पुस्तक केंद्रित व्यवस्था ना हो, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को इसमें प्रमोट किया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती हैं। निम्न में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी? अनुपयुक्त मतलब जो उपयुक्त नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। तो ध्यान से प्रश्न को समझ लीजिए। पहले यहाँ पर कोई शिक्षिका है जो अपने विद्यार्थियों को या शिक्षार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राइमरी सोर्सेस यानी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। तो कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी? नंबर 1, विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर हुए खर्च का एक रिपोर्ट, यह तो हो सकता है इसके अंतर्गत। दूसरा है
सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा। तीसरा है एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार। और चौथा है विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे। तो नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4 ये तो प्राथमिक स्रोत हैं, ये सब प्राइमरी डेटा हैं। लेकिन सरकारी परियोजनाओं पर एक पुस्तक की समीक्षा यह प्राथमिक स्रोत नहीं है, यह सेकेंडरी सोर्स होगा, यानी द्वितीयक स्रोत होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा, यह अनुपयुक्त योजना होगी इसके अंतर्गत। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आखिरी के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। यहां पर पूछा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्न में से किसके साथ जुड़ना चाहिए। नंबर 1 वार्षिक परीक्षा नहीं होगा, मुख्य धारा के विचार नहीं होगा, विद्यालय की आधारभूत संरचना यह भी नहीं होगा। प्रश्न का सही उत्तर है विद्यालय के बाह्य वातावरण, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको इस प्रकार के प्रश्न को अच्छे से समझना है। तो जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार विद्यालय के जीवन को बाहरी वातावरण या समाज या कहें व्यवहारिक जीवन से जोड़ना इसमें इम्पोर्टेंट है। तो ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ठीक है। पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना। पाठ्यचर्या का इस तरह से निर्माण करना कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके कि वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। तो ये इम्पोर्टेंट प्रावधान किए गए हैं एनसीएफ 2005 के अंतर्गत, खासकर ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना और पाठ्य पुस्तकों को या पाठ्यचर्या को पुस्तक केंद्रित न करके बाल केंद्रित करना। अगला प्रश्न है सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना। अर्थात सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु को समझ लेना, पता कर लेना क्या कहलाता है। पढ़कर समझने का पहला प्रयास है, गलत है। पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव यह भी नहीं होगा। पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है, नहीं। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा, पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना मतलब पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है, ये आप समझ लीजिए। और ये प्रश्न पूछा गया है पहले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर क्या पूछा गया है और यही आज का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्न में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। प्रश्न को समझ लीजिए। एक टीचर है और वह अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है, तो इनमें से कौन सबसे अच्छे उपागम का सुझाव होगा आपके अनुसार। पहला, ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सकें। क्रियाकलाप छोड़ दें क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता, यह तो गलत है। प्रत्येक अध्याय में महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखाएं या सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा दें, यह भी नहीं होगा। आपको प्रश्न का सही उत्तर बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यह सही उत्तर हो जाएगा। ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सकें। इस प्रकार एक शिक्षक यदि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत अधिक है तो इस माध्यम से उस समस्या का समाधान कर सकता है, ठीक है, और अपना जो बर्डन है टीचिंग का उसे कम कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने कुल 16 क्वेश्चन आंसर हल किए। मुझे लगता है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में KVS, NVS, DSSSB, NCERT,
और स्पेशल एजुकेटर से संबंधित कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और यदि आपने वीडियो पूरी देख ली तो आप बताएं कि सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA की शुरुआत कब की गई थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए। गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।